इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस के बारे में, जो कि हमारा यूनिट 2 है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जिनको भी नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, गूगल ड्राइव के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जिनको हमसे कांटेक्ट करना है डायरेक्टली, अगर कांटेक्ट करना है तो मोबाइल नंबर वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा और टेलीग्राम आईडी भी अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली हमको से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग को बात करना है कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शन में जो टॉपिक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे और कुछ टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पे बात आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन रिवेटेड जॉइंट। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करेंगे रिवेटेड जॉइंट में, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है जो पिच है। पिच मतलब होता है आखिर क्या? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिबिट टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट रिबिट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई पी। ये देखिए, जो रिबिट होता है, जो रिबिट जो हमारे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो जिसका एक सेंटर, इसका सेंटर और ये जो अनदर सेंटर, जैसे इट इज द पिच, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिबिट टू द सेंटर ऑफ अनदर रिबिट। जो अनदर रिबिट जो हमारा बना हुआ रहेगा, उसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच के यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे रिवेट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पिच के बारे में। जो पिच क्या होता है कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। दो रिवेट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। अब इसके आगे बात आता है फ्रेंड्स बैक पिच। बैक पिच क्या होता है, इसको देखते हैं। बैक पिच मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि इट इज द perpendicular distance between the central lines of the successive rows. It is usually denoted by PB। ये जो रिवेट बना हुआ होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उसका सेंट्रल लाइंस में, जो सेंट्रल लाइंस होगा उसका सक्सेसिव रोज। मतलब बोलने का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पे लगा हुआ है रिवेट, एक यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो ऐसे करके जो डिस्टेंस आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बैक पिच। सक्सेसिव रोज में, जैसे ये एक रोज हो गया, ये एक रोज हो गया, तो इस टाइप में जो डिस्टेंस इसका होगा ये बैक पिच होता है। फिर आता है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच किसको बोलते हैं कि इट इज द डिस्टेंस, ये क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट्स इन द एडजेसेंट एंड रोज ऑफ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट्स। इट इज द यूजुअली डिनोटेड बाय पीडी। जिगजैग के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। जिगजैग क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक रिवेट है तो एक रिवेट यहाँ होगा, एक रिवेट यहाँ हो सकता है, फिर एक रिवेट यहाँ हो सकता है। तो जिगजैग डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डायगोनल पिच। इसको हम लोग पी बी से डिनोट करते हैं। जो पी बी से इसको डिनोट करेंगे उसको डायगोनल पिच के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे देखते हैं मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। It is the distance between the center of rivet hole to the nearest edge of the plate. It is usually denoted by M। मार्जिनल पिच के बारे में और अच्छा से हम लोग देखते हैं कि जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, और इसमें जो रिवेट लगा हुआ है फ्रेंड्स, रिवेट है जो, देखिए यहाँ ध्यान से कि रिवेट जो है यहाँ पे लगा हुआ है, मान के चलिए ये जो है ये रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो इसका सेंटर, जो देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द, जो सेंटर इसका होगा, ये रिवेट होल अगर मान के चलते हैं, रुकिए यहाँ पे, कि ये जैसे, फिर से हम फिगर की बात करते हैं। ये फिगर जैसे है तो इसमें अगर रिवेट होल, जो अगर रिवेट बना हुआ है, एक रिवेट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे रिवेट एक है, इसका जो सेंटर के डिस्टेंस, यहाँ से इस डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच के नाम से इस डिस्टेंस को बोलते हैं, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हालांकि देखिए, तो यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले? मार्जिनल पिच, जिसको एम से डिनोट करते हैं। इस सब के हम लोग आगे इसको यूज होगा, इस चलते इसको आराम से अच्छा से समझिए। मार्जिनल पिच क्या होता है कि जो रिवेट हुआ उसका एज से, और जो रिवेट है उसका सेंटर का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम लोग मार्जिनल पिच बोलते हैं, एम बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं फेल्यूअर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। जो रिवेटेड जॉइंट का फेल्यूअर होता है उसका रीजन क्या है,
तो सबसे फर्स्ट में आता है टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस अ रो ऑफ रिवेट। जो टीयरिंग ऑफ प्लेट होता है, जो प्लेट का वहाँ पे नुकसान हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है रिवेट के अक्रॉस, जब रिवेट उसको, जब देखिए जैसे ये एक प्लेट है, इसमें अगर दूसरा प्लेट को हम लोग इसको ज्वाइंट किए, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, तो जो यहाँ पे जो इनमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है इधर की ओर और इधर की ओर, तो ये जो स्ट्रेस जो होगा, तो इसके द्वारा ये रिवेट के जो होल होगा वो थोड़ा सा लार्जर हो जाता है, जिसको टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस अ रो बोला जाता है। इसको अच्छा से हम लोग यहाँ पढ़ के समझते हैं, फिगर से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखते हैं, ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस इन द मेन प्लेट, वही स्ट्रेस के बाद अभी हम बात किए हैं, मेन प्लेट और कवर प्लेट में tear off across a row of rivets. In such a cases be consider only one pitch length of the plates, since every rivet is responsible to much length of the plate only. The resistance offered by the plate against tearing is known as tearing resistance or tearing strength of the और टीयरिंग वैल्यू ऑफ द प्लेट। जो रेजिस्टेंस जो वहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है प्लेट को टीयरिंग होने से, उसको हम लोग बोलते हैं टीयरिंग रेजिस्टेंस और टीयरिंग स्ट्रेंथ, जिसको टीयरिंग वैल्यू ऑफ प्लेट के नाम से जानते हैं तीनों से। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा कि लेट सबसे आगे मान लिया जाए कि पी जो है पीच ऑफ द रिवेट है। पी क्या है? पीच ऑफ द रिवेट। सबसे आगे हम लोग पीछे में इस सब के बारे में देख चुके हैं। पी मतलब क्या? पिच ऑफ द रिवेट होता है। डी मतलब क्या? डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। टी मतलब थिकनेस ऑफ द प्लेट। सिग्मा टी मतलब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, कितना परमिसिबल है कि वहाँ पे प्लेट जो हो टीयर ऑफ ना हो। टीयरिंग एरिया पर पिच लेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए टी इज इक्वल टू पी माइनस डी टी। इस सब का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए ए टी मतलब क्या कि टीयरिंग एरिया, और पी मतलब क्या? पिच, ये पिच। डी मतलब क्या? डायमीटर। टी मतलब थिकनेस। तो यहाँ पे टीयरिंग एरिया अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए टी इजकल टू पी माइनस डी इंटू टी। अब इसके आगे देखते हैं टीयरिंग रेजिस्टेंस। टीयरिंग रेजिस्टेंस जिसको पुल और पुल रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट, कितना टीयरिंग रेजिस्टेंस चाहिए कि वो जो प्लेट हो उसमें टीयर हो जाए, तो उसको जो कितना हम लोग को वहाँ पे स्ट्रेस उत्पन्न होता है इसको पी टी से डिनोट करते हैं। इसको फॉर्मूला होता है ए टी इंटू सिग्मा टी। ए टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ए टी बराबर क्या फ्रेंड? पी माइनस डी टी, ये वैल्यू ए टी बराबर, और सिग्मा टी को सिग्मा टी लिख दिए। तो आप देखिए यहाँ पे एक फ्रेंड्स पॉइंट आता है, व्हेन द टीयरिंग रेजिस्टेंस पी टी, टीयरिंग रेजिस्टेंस को पी टी से डिनोट करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके आगे देखिए कि इज ग्रेटर देन द अप्लाइड लोड पी, पी से अगर ज़्यादा हो, पी टी अगर पी से ज़्यादा हो तो इसमें देखिए क्या बात आता है, पी से अगर पी टी ज़्यादा रहेगा पर पिच लेंथ 10 द टाइप ऑफ फेल्यूअर नॉट अकर। अगर इस पोजीशन में रहा तो फेल्यूअर, टीयरिंग फेल्यूअर अकर नहीं होगा। तो हम लोग को हमेशा टीयरिंग फेल्यूअर से अगर बचाना है तो पी जो हो वो वैल्यू को पी टी से, पी टी का वैल्यू पी से लार्जर रखना होगा, या पी का वैल्यू पी टी से स्मॉलर रखना होगा। तो पी टी मतलब क्या? टीयरिंग रेजिस्टेंस। पी मतलब क्या फ्रेंड्स? अप्लाइड लोड। हमेशा ध्यान रखिएगा ये दो पॉइंट, ये दो हमेशा आप लोग को आगे में काम देगा। अब शियरिंग ऑफ द रिवेट्स क्या होता है? द प्लेट विच आर कनेक्टेड बाय द रिवेट एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द रिवेट। इफ द रिवेट्स आर अनेबल टू रेजिस्ट द स्ट्रेस दे आर sheared off. When the shearing resistance PS is greater than the applied load, shearing resistance PS अगर जो हो, देखिए यहाँ पे PS जो हो, PS अगर ज़्यादा हो P से, अप्लाइड लोड से, पर पिच लेंथ, देन दिस टाइप ऑफ फेल्यूअर भी लाकर। अगर PS P से ज़्यादा होगा तो इस फेल्यूअर शेयरिंग फेल्यूअर होगा। जब अगर PS मतलब क्या? शेयरिंग रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा अप्लाइड लोड से तो शेयरिंग ऑफ द रिवेट्स का जो फेल्यूअर होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका देखिए हम लोग बात कर चुके हैं। अब शेयरिंग ऑफ द फेल्यूअर्स में देखिए ये पॉइंट देखिए कैसे, जब PA से ज़्यादा रहेगा, शेयरिंग रेजिस्टेंस जब ज़्यादा रहता है तो P जो अप्लाइड लोड होगा, अप्लाइड लोड से अगर ज़्यादा रहेगा तो कैसे यहाँ पे शेयर ऑफ होता है। देखिए जैसे ये एक रिविट सबसे आगे देखिए कैसे शेयर ऑफ हुआ है। जैसे ये रिविट लगा हुआ था शुरू में, देखिए शुरू में जैसे रहेगा तो ये रिविट इस टाइप में रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए रिविट
ये पार्ट इधर चला गया और ये पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया। तो ये जो पार्ट के यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सीयर ऑफ के मामला है। ये देखिए ये दोनों जो पार्ट है दोनों ब्रोकन पीस अलग अलग हो गया। तो इसी टाइप में जब सीयर ऑफ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीयरिंग फेल्यूअर, जिसको नाम से जानते हैं। ये कब होता है फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, सीयरिंग रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा अप्लाइड लोड से तो सीयरिंग फेल्यूअर होता है। अब देखिए अगर रो में रहा तो सीयरिंग रेजिस्टेंस कैसे कैसे होगा। रो में रहा तो ये जो अगर तिरफल जैसे प्लेट, जैसे दो प्लेट से बना हुआ होता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि जो रिबिट एक हो गया टूट गया तो दूसरा रिबिट वैसे ही रहा, लेकिन पहला रिबिट अगर टूट जाए तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं सीयरिंग रेजिस्टेंस। अब इसके आगे देखते हैं क्रैशिंग ऑफ द प्लेट्स के बारे में। हम लोग आगे में देखते हैं क्रैशिंग ऑफ द प्लेट्स। क्रैशिंग ऑफ द प्लेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, sometimes the rivet do not actually shear off under the tensile stress but are crushed due to this rivet hole becomes of an oval shape and hence the joint becomes loose. The failures of the rivets in such a manner is called bearing failure। जैसे दो प्लेट लगा हुआ है फ्रेंड्स, इस टाइप में अगर बोलते हैं कि दो प्लेट अटैच किया गया है तो यहाँ पे फिर से हम लोग बनाते हैं फिगर को। जैसे ये एक प्लेट है और इसमें एक प्लेट को हम लोग एक और प्लेट को अटैच किए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये रिबिट बना हुआ है, ये रिबिट बना हुआ है, अगर ये दोनों में टेंसाइल स्ट्रेस या एयर स्ट्रेस किधर भी लग गया तो अगर ये दोनों तरफ सोचिए कि फोर्स लग रहा है तो जो प्लेट होगा ये कभी इधर जाने की कोशिश करेगा, कभी इधर जाने की कोशिश करेगा, जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे जो रिबिट होगा ये ओवल शेप का हो जाएगा। ओवल शेप का होने के कारण क्या होगा, ये जो प्लेट होगा हमारा उसमें क्रशिंग ऑफ द प्लेट हो जाएगा। वहाँ पे जो प्लेट होगा हमारा, जो जिस वर्क के लिए हम लोग उसका उपयोग करेंगे उसमें वो बैड इफेक्ट आ जाएगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ यहाँ पे दिया गया है कि लेट डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। अगर डी डायमीटर ऑफ द रिवेट होल है और टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट, टी अगर थिकनेस ऑफ द प्लेट है, सिग्मा सी अगर शेप परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द रिवेट है और प्लेट मटेरियल, सिग्मा सी शेप परमिसिबल कितना हम लोग उसमें क्रशिंग स्ट्रेस दे सकते हैं उसको सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रिवेट्स पर पिच लेंथ, कि पर पिच लेंथ में कितना नंबर ऑफ रिवेट है। पिच लेंथ के बारे में हम लोग पीछे पे चर्चा कर चुके हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच लेंथ बोलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द क्रशिंग एरिया पर रिवेट प्रोजेक्टेड एरिया पर रिवेट। इसको क्या बोलने का मतलब क्या है कि क्रशिंग एरिया जो होता है पर रिवेट के बराबर फॉर्मूला होता है ए सी इजकल टू डी इंटू टी। डायमीटर कितना है उसका और जो टी का जो यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है, ये दोनों का जब डिस्टेंस करते हैं तो ए सी आता है, जिसको हम लोग क्रशिंग एरिया के नाम से जानते हैं। टोटल क्रशिंग एरिया इजकल टू एन डी टी। एन मतलब क्या, नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, इंटू टी। डी मतलब क्या, डायमीटर ऑफ द होल और रिवेट होल। टी मतलब क्या कि थिकनेस ऑफ द प्लेट। अब देखिए फ्रेंड्स, एंड द क्रशिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेट पर पिच लेंथ इज इक्वल टू पी सी। पी सी मतलब क्या, क्रशिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड, कितना पुल हम लोग का चाहिए क्रश होने के लिए, क्रश प्लेट का अगर हो जाए इसके लिए, तो ए पी सी इक्वल टू क्या होता है, एन डी टी इंटू सिग्मा सी। एन मतलब क्या फ्रेंड्स, अभी बात किए हैं नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, एंड डी मतलब क्या, डायमीटर ऑफ द होल, और टी मतलब क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट, सिग्मा सी मतलब क्या, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हेन द क्रशिंग रेजिस्टेंस पी सी इज ग्रेटर दैन द अप्लाइड लोड पी, अगर पी सी जो पी सी का वैल्यू है, क्रशिंग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, अगर पी से ज़्यादा रहे तो इस टाइप का फेल्यूअर होता है, क्रशिंग फेल्यूअर होता है। अब इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम नोट में देख लेते हैं थोड़ा सा। द नंबर ऑफ रिवेट्स अंडर सीयर shall be equal to the number of rivets under crossing। अब सीयरिंग ऑफ द रिवेट्स हम लोग देखें, क्रशिंग ऑफ द रिवेट्स देखें, तो जितना नंबर ऑफ द रिवेट होगा सीयर में उतना ही रहना चाहिए नंबर ऑफ द रिवेट क्रशिंग में। तो यहाँ से हम लोग एक बात होता है कि नंबर ऑफ रिवेट जो सीयर में हो रिवेट का संख्या एस टी लिख देते हैं। सीयरिंग जो रिवेट का संख्या हो उस जो होता है क्रशिंग में जो रिवेट का संख्या होता है उसके बराबर होना चाहिए, ये एक नोट होता है। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज क्या होता है। टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज के हम लोग बात करते हैं कि
टीयर हो जाना प्लेट को एज पे, तो इसको बात करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टीयरिंग ऑफ द प्लेट के बारे में। टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज के बारे में हम लोग देखने से पहले आगे फिगर देख लेते हैं। फिगर से देख लेंगे तो डिफिनेशन अपने से समझ में आ जाएगा, हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए टीयरिंग ऑफ द प्लेट के बारे में, जैसे ये एक प्लेट बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लेट जैसे बना हुआ है, ये एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट है, अगर प्लेट में इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसको हम लोग इस प्लेट के जरिए ऐड कर रहे हैं, उसमें ज्वाइंट कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे रिवेट को ज्वाइंट किए हैं तो देखिए जब हम लोग स्ट्रेस इधर इधर लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो रिवेट जो होगा यहाँ से, ये तो पॉइंट से है ना, तो जब रिवेट जब आएगा तो अब इसमें स्ट्रेस हम लोग लगाएंगे तो रिवेट होल होगा, यहाँ से डैमेज हो जाएगा, जिसके चलते रिवेट होल ऐसे बन जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, प्लेट में ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप में अगर फेल्यूर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज पर ना, देखिए एज पर हुआ, तो एज पर हुआ इसी का। अब यहाँ से फ्रेंड बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा गया है कि ए जॉइंट में फेल ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, दिस कैन बी अवॉइडेड by keeping the margin AM is equal to 1.5 D, where D is the diameter of the rivet। देखिए जो ज्वाइंट हम लोग का फेल हुआ है इस जो रीजन में, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट का फेल्यूर है इसको हम लोग बचा सकते हैं कैसे, इसके लिए यहाँ पे बात कहा गया है कि मार्जिनल जो हो, एम का, एम मतलब क्या, मार्जिनल डिस्टेंस और मार्जिनल पिच, इसको अगर 1.5 D अगर हम लोग लें तो वहाँ से हम लोग क्या कि अगर इस फेल्यूर को हम लोग बचा सकते हैं कि एम इजक्वल टू 1.5 D। एम मतलब क्या, मार्जिनल डिस्टेंस, मार्जिनल पिच, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। अब मार्जिनल देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू कहाँ से है, जो सेंटर ऑफ द रिवेट, और क्या कि एज ऑफ द रिवेट, यही ना था मार्जिन, हम लोग को पढ़े तो थे कि मार्जिनल पिच क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिवेट और एज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मार्जिनल पिच बोलते हैं। अब इसके आगे फ्रेंड्स बात आता है इफिशियंसी ऑफ द रिवेट। इफिशियंसी कितना है, जैसे इफिशियंसी बोलने का मतलब क्या होता है कि जो रिवेट जो हमारा है उसका स्ट्रेंथ कितना है, कि उसका जो स्ट्रेंथ अनरिवेटेड के कंपैरिजन में, तो इसका जो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होता है इसी को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं कि इसका इफिशियंसी इतना है और उस रिवेट का इफिशियंसी उतना है। तो इसमें हम लोग का बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। तो इफिशियंसी में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि इफिशियंसी ऑफ रिवेट riveted joint is defined as the ratio of a strength of riveted joint to the strength of unriveted और solid plate। ये strength of the riveted plate को हम लोग डिवाइड कर दें अगर unriveted plate का strength के, तो इस जो रेशियो आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ रिवेट। अब इफिशियंसी ऑफ द रिवेट में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट के बारे में, जो इसका स्ट्रेंथ की आगे निकालते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है। देखिए दो चीज़ का हमको रेशियो निकालना है, एक रिवेटेड जॉइंट का स्ट्रेंथ का, फिर अनरिवेटेड जॉइंट का स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे सबसे आगे स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट क्या होता है, लीस्ट ऑफ द पीटी, पीएस एंड पीसी। जो टीयरिंग फेल्यूर है और जो पीएस जो सीयरिंग फेल्यूर है, और सीयरिंग जो वहाँ पे फेल्यूर हुआ और जो क्रशिंग फेल्यूर हुआ, इतनों में से लीस्ट जो सबसे कम होगा उसको स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट हम लोग बोलेंगे। फिर स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट को P इक्वल टू सिग्मा टी इंटू सिग्मा टी। पी टी मतलब क्या फ्रेंड्स, टीयरिंग फेल्यूर, और सिग्मा टी मतलब क्या, जो वहाँ पे परमिसिबल जो टीयरिंग स्ट्रेस था उसको सिग्मा टी से डिनोट कर रहे थे। तो ये तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ कितना है रिवेट का और स्ट्रेंथ कितना है अनरिवेटेड का। एक रिवेटेड का आगे स्ट्रेंथ निकालेंगे जो ये होगा लीस्ट ऑफ पीटी, पीएस एंड पीसी के, और जो अनरिवेटेड का स्ट्रेंथ निकालेंगे वो होता है पी इक्वल टू पीटी इंटू सिग्मा टी। अब बात आता है फ्रेंड्स इफिशियंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। इफिशियंसी क्या है, सबसे आगे इफिशियंसी को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट टू द रेशियो टू डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट को हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि लीस्ट ऑफ पीटी, पीएस एंड पीसी। पीटी, पीएस एंड पीसी के बारे में जानते हैं। पीटी मतलब क्या कि टीयरिंग फेल्यूर, और पीसी मतलब क्या, क्रशिंग फेल्यूर, और क्या पीएस मतलब क्या, सीयरिंग फेल्यूर। इसके बारे में हम लोग पीसी में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा तभी अच्छा सा समझ में आएगा। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन। तो यहाँ से एन जो एफिशिएंसी है उसको एन से डिनोट किया गया है। एन बराबर क्या हुआ, सिग्मा नीटा, जिसको एन को नीटा हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कि हम एन सिंपल बोल दिए, लेकिन नीटा ऐसे बोला जाता है। नीटा इज इक्वल टू लीस्ट ऑफ पीटी, पीएस
एंड पी सी एंड डिवाइडेड बाय पी टी इंटू सिग्मा टी। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। देखिए इसमें अगर आपको देखना है कि पी क्या है, तो पी मतलब पीच ऑफ द रिवेट, पी टी क्या है तो टीयरिंग रेजिस्टेंस, पी सी क्या है, पी एस क्या है सीयरिंग रेजिस्टेंस, पी सी क्या है क्रशिंग रेजिस्टेंस, और फेल्यूर भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्ट करने वाला। सिग्मा टी मतलब क्या, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बात किया जा चुका है। नीटा मतलब क्या, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक ही है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अजम्पशन के बारे में, जो अजम्पशन वहाँ पे किया जाता है कि कैसे वहाँ पे जो कनेक्शन में अजम्पशन को किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोग अगर पूरे वीडियो को देखें, अगर अच्छा से समझ में आ गया है, तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, डिसलाइक नहीं कीजिएगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपको इसमें से कहाँ प्रॉब्लम हुआ, और जो प्रॉब्लम हुआ होगा फ्रेंड्स उसको हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहाँ तक ही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आता है सबसे लास्ट में, जो हम लोग देखिए सभी को जितना भी मेंबर हैं जी यहाँ पे, जो इस फैमिली और जो इस ग्रुप में हैं, जो हमारा इस चैनल पे आए हुए हैं, सभी को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देखिए एक यहाँ पे खुशी का बात क्या है, 200 सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पे क्रॉस कर चुका है इस चैनल का। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे सपोर्ट करते रहिए, आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। बात यहाँ पे सबसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है क्या, कि सफलता की लड़ाई जो होता है, सफलता जो हमारा जो सक्सेस है उसमें हम अकेले ही अपना भागीदान करते हैं, अकेले ही लड़ते हैं। लेकिन जो सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद, अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप अपना मुकाम पा जाते हैं कि जिसके लिए जो एम है आपका, अगर वो पा लेते हैं, तो उसके बाद में जो सैलाब उमड़ता है, इसके बोलने का मतलब क्या है कि उसके बाद में जो आपके पास जो खुशियाँ आएगी और जो आपके परिवार के पास में जो खुशियाँ आएंगी, वो उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए क्या, कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। तो सो फ्रेंड्स पूरी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं आपको समझ में आया है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे दिया गया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ 5th सेमेस्टर में हम लोग हेल्प करेंगे, 3rd सेम में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट में हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पे। चैनल का नाम है डिप्लोमा विद सोनू, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं।